दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं और आज हमारा 452 नंबर का लेक्चर है। आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 13,560 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। और यदि हम इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो आज हमारा सीधे फीधे दोस्तों 122 नंबर का ये लेक्चर है, ठीक है, जो हम इंडियन ज्योग्राफी में कवर कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि 125 लेक्चर तक आपकी ये क्लास चलेगी। उसके बाद दोस्तों किसी नए सब्जेक्ट को हम स्टार्ट करेंगे, चाहे इकोनॉमिक्स को शुरू किया जाएगा, चाहे फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी साइंस वाले पार्ट को देखा जाएगा, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट होगा उस पर चर्चा करेंगे। आज हमारा जनजाति का दूसरा पार्ट है, ये भी याद रखेंगे। भारत की जनजाति के संदर्भ में इसके पहले आपको एक पार्ट पढ़ाया जा चुका है और आज आपका दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो दूसरे पार्ट में भी बहुत सारे बेहतरीन सवाल यहाँ स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। इन्हीं सभी सवालों पर आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास में जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत सारे नए सवालों को देखने को भी मिलेगा, उत्तर भी याद करने की कला आपको सिखाई जाएगी, ठीक है। देखिए मैं बहुत ज़्यादा कोर्स नहीं चलाता हूं, जहां मुझे लगता है कि मैं बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर कंटेंट बना सकता हूं, उन्हें चीज़ें सिखा सकता हूं, उतने ही कोर्स पर काम करता हूं। और इसी संदर्भ में हमारे पास बहुत सारे कोर्स हैं, तो आप एक बार मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ और तैयारी कीजिए। हर एक बैच का डेमो क्लास अवेलेबल दोस्तों, डेमो आपको बिल्कुल फ्री में देखना है, उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं पे करना है। तो आप हमारी सभी क्लास का डेमो हमारे एप्लीकेशन पे जाके चेक कर सकते हैं, स्टडी 91 ऑफिशियल, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज 452 नंबर का लेक्चर है और आज की क्लास देखते ही 13,560 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। पहला सवाल ध्यान से सुनिएगा, कह रहा किस जनजाति को भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया, ठीक है। 6वीं अनुसूची के अंतर्गत दोस्तों किस जनजाति को रखा गया है, तो याद रखेगा AMTM, ठीक है, AMTM, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। असम, ए फॉर असम, अरुणाचल मत कहिएगा, असम, मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये बहुत बार सवाल आता है दोस्तों और बहुत सारे बच्चे यहाँ गलतियां भी करते हैं। AMTM जो है दोस्तों, ये मैंने शॉर्टकट बनाया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये ऐसे 4 राज्य हैं जहां की जनजातीय प्रशासन को, ठीक है, जहां की जनजातीय प्रशासन जो है दोस्तों उसको किसके अंतर्गत रखा गया है, इसको 6वीं अनुसूची के अंतर्गत दोस्तों रखा गया है, 6वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। यदि इससे संबंधित अनुच्छेद आपसे पूछ ले कि क्या इससे संबंधित कोई अनुच्छेद भी है तो बताइएगा जी हां, अनुच्छेद भी है दोस्तों, अनुच्छेद 244, जी हां दोस्तों 244। और आपको एक और अनुच्छेद मैंने बताया था, अनुच्छेद 342, ठीक है। ये जो 342 था ये जनजातियों के संबंध में था, ठीक है, ये जनजातियों के संबंध में था। और 244 जो दोस्तों इस AMTM पर दोस्तों कानून बनाता है, तो इसके बारे में भी आप याद रखेंगे, ठीक है। फिलहाल AMTM आपको विशेष रूप से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि बोडो जनजाति, आप सभी जानते हैं दोस्तों ये जो बोडो जनजाति है यह कहां निवास करती है, इसका निवास स्थान असम था। और एक चीज और बताया था, बोडो के अलावा टोडा बताया था, दोनों का नाम एक जैसा है। तो टोडा के लिए मैंने क्या बताया था, तमिलनाडु बताया था। तमिलनाडु में कहा दोस्तों, तो याद रखेंगे नीलगिरी का नाम बताया था, ठीक है। नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं वहां टोडा जनजाति पाई जाती हैं और बोडो जनजाति जो असम में पाई जाती। अभी सवाल दिया है कि बोडो जनजाति ये किस पहाड़ी पर निवास करती हैं, आपसे स्टेट नहीं पहाड़ी पूछ रहा है, तो बताएगा दोस्तों गारो हिल्स। कौन सा, गारो हिल्स पर दोस्तों ये पहाड़ी जनजाति निवास करती, इसका नाम बोडो है, ये आप याद रखेंगे। मुख्य रूप से असम की निवासी है ये जनसंख्या, जनजाति आप याद रखेंगे। थारू जनजाति, ठीक है, थारू जनजाति के लोगों का निवास स्थान कहां है दोस्तों, तो कुछ दोस्तों भारत में, भारत का तराई स्थल, ठीक है, भारत का तराई स्थल प्लस दोस्तों नेपाल, ठीक है, नेपाल में भी ये जनजाति पाई जाती प्लस भारत के तराई स्थल में। तराई स्थल की बात करेंगे तो खास करके उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का नाम आता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में यह जो है जनजाति पाई जाती है, थारू जनजाति। उत्तर प्रदेश में दोस्तों याद रखेंगे जैसे लखीमपुर खीरी हो गया, ध्यान दीजिएगा, लखीमपुर खीरी हो गया, ठीक है, लखीमपुर खीरी हो गया, उधर बस्ती गोंडा वगैरह हो गया, ये सब स्थल पे दोस्तों ये थारू जनजातियां पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में स्पेशली आप याद रखेंगे, ठीक है। बल्कि बस्ती की जगह गोंडा लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। गोंडा, बहराइच, ठीक है, बस्ती और थोड़ा दूर हो जाएगा, गोंडा भी लिख सकते हैं, बहराइच लिख सकते हैं, बहराइच, ठीक है। ये जो जिले हैं दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, यहाँ पर थारू जनजातियां पाई जाती हैं। मुख्य रूप से भारत के तराई स्थल और नेपाल में ये थारू जनजाति निवास करती है, तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला दे रहा है कि थारू जनजाति ये किस धर्म को दोस्तों मानते हैं थारू जनजाति के लोग? तो याद रखिएगा कोई अलग धर्म नहीं, यह भी दोस्तों हिंदू धर्म से ही प्रेरित है, ठीक है। तो याद रखिएगा मुख्यतः तो थारू जनजाति के लोग भी हिंदू धर्म को ही मानते हैं, इसको याद रखेंगे। लेकिन कुछ थारू लोग ऐसे हैं कि ठीक है, कुछ थारू दोस्तों ऐसे भी हैं जो बौद्ध धर्म में थेरवाद शाखा को मानते हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म के थेरवाद जो शाखा है दोस्तों, थेरवाद शाखा कुछ लोग दोस्तों इसको भी मानते हैं। वैसे मुख्य रूप से जो ज्यादातर इस जनजाति का हिस्सा है वो हिंदी धर्म को फॉलो करता है, इसे भी आप अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है। क्योंकि सवाल आ सकता है परीक्षा में, तो कुछ इसकी शाखा में कुछ ऐसे थारू भी हैं जो थेरवाद को मानते हैं, इसलिए लगे हाथ उनके बारे में भी आप याद रखेंगे। करेक्ट, कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाती है? तो यही जनजाति दोस्तों जो थारू जनजाति, ठीक है, जो थारू जनजाति है, ठीक है, ये जो थारू जनजाति है, यह जाति याद रखेंगे, थारू जनजाति यह दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, क्योंकि दोस्तों इस दिन ये अपने पूर्वज को याद करते हैं, ठीक है, पूर्वज को याद करते हैं, ठीक है। इसलिए दोस्तों क्या करते हैं, ये शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। और ये आपसे परीक्षा में बहुत बार सवाल पूछा गया है, आगे से कभी भी पूछे तो बताएगा कि थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, ध्यान रखेंगे। इसी तरह से भोटिया में चंद्र बिंदु नहीं रहेगा। भोटिया जनजाति यह कहां पाई जाती, कहां निवास करती? भोटिया जनजाति ये कहां निवास करती दोस्तों? तो याद रखेगा पहाड़ी क्षेत्रों की जनजाति है और निवास करती भारत में उत्तराखंड और सिक्किम राज्य में। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड और सिक्किम की यह जनजाति है भोटिया जनजाति। कभी पूछे तो आप ये दो स्टेट का नाम याद रखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ एक चीज और याद रखेगा, ये जनजाति स्वयं को किरात वंश से संबंधित मानती है, ठीक है। तो याद रखेगा यह क्या मानते हैं स्वयं को, यह किरात वंशी मानते हैं, ठीक है, किरात वंशी मानते हैं, ठीक है, किरात वंशी, ठीक है, किरात वंशी मानते हैं। और यह जो जनजाति दोस्तों यह अर्ध घुमंतु जनजाति भी है, ठीक है, अर्ध घुमंतु जनजाति। अर्ध घुमंतु का मतलब खाना बदोश जीवन दोस्तों इनका रहता। भोटिया जनजाति आज यहाँ कल वहां परसों यहाँ, इनका कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। वैसे ज्यादातर मात्रा में उत्तराखंड और सिक्किम में पाई जाती हैं, ये तथ्य याद रखेगा। साथ ही साथ किरात वंश जो मैंने लिखा ना वो भी इंपॉर्टेंट है। कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास करते हैं? ऋतु प्रवास दोस्तों करते हैं कौन सी? ये इसी की बात करें जो भोटिया जनजाति है। और याद रखेगा भोटिया के साथ साथ और भी कई ऐसी जनजातियां हैं जो अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग स्थानों पे चली जाती हैं, जिसमें भोटिया का नाम आता है। भोटिया को दोस्तों किरातवंशी मैंने बताया, ठीक है, भोटिया को मैंने क्या बताया आपसे, किरातवंशी बताया, ठीक है, किरातवंशी बताया। प्लस दोस्तों खाना बदोश आप लिख लीजिए, खाना बदोश, ठीक है, खाना बदोश इनका जीवन रहता है। चाहे खाना बदोश कहिए चाहे अर्ध घुमंतु कह लीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है, अर्ध घुमंतु जनजाति, ठीक है। भोटिया के अलावा याद रखिएगा गद्दी जनजाति का नाम सुना होगा, गद्दी जनजाति का नाम सुना होगा। या फिर एक और जनजाति दोस्तों बकरवाल जनजाति, बकरवाल जनजाति, बकरवाल जनजाति जो दोस्तों, ठीक है, यह जनजाति कैसी है? तो याद रखेगा ये सब ऋतु प्रवास करते हैं, ठीक है, अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग स्थानों पे चले जाते हैं। तो इसे आप याद रखेंगे, परीक्षा में इस स्तर तक का दोस्तों सवाल पूछा जाता है। अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। अगला सवाल, भारत की कौन सी जनजाति बहुपतित्व की प्रथा को मानती है? ठीक है, बहुपतित्व मतलब एक से अधिक पति, देखिए पत्नी की बात नहीं कर रहा हूं, एक से अधिक पति की बात कर रहा हूं, ठीक है। जिस तरह से दोस्तों महाभारत काल में आपने द्रौपदी को सुना होगा, ठीक है, जिस तरह से महाभारत काल में जो द्रौपदी थी दोस्तों, द्रौपदी की कुल कितने पति थे दोस्तों? 5 पांडव, ठीक है। तो याद रखेगा युधिष्ठिर भी इनके पति थे, ठीक है, युधिष्ठिर भी इनके पति थे, भीम भी थे, अर्जुन भी थे और नकुल भी थे और सहदेव को भी दोस्तों इनका पति कहा जाता है, ठीक है। तो जो 5 पांडव थे वो 5 पांडवों ने द्रौपदी से विवाह किया हुआ था। तो बहुपतित्व प्रथा जो है यह कौन सी जनजाति आज भी भारत में पालन करती है, यह आपको बताना है। तो लिखिएगा सबसे अधिक पालन करती है जौनसारी जनजाति। कौन सी? जौनसारी। सवाल ये भी आता है कि जौनसारी जनजाति सर कहां पाई जाती है, तो क्या बताएंगे? यह उत्तराखंड की जनजाति है, यह मानती है। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश की एक जनजाति है गद्दी जनजाति, ठीक है। गद्दी कहां की जनजाति दोस्तों? यह हिमाचल प्रदेश की जनजाति है। इसमें भी बहुपतित्व प्रथा चलती है। और एक जनजाति है टोडा जनजाति, सर वो नीलगिरी वाली, जी हाँ वो नीलगिरी वाली, यहां भी दोस्तों बहुपतित्व
प्रथा चलती है, ये आप याद रखेंगे। तो बहुपतित्व प्रथा जो दोस्तों ये हर एक जनजातियों में नहीं चलता, कुछ विशेष जनजातियों में चलता, जिसमें जौनसारी, गद्दी और टोडा का नाम आता है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन सी जनजाति कहां से बिलोंग करती है, ठीक है। तो ये आपके लिए जानना जरूरी है। तो कम से कम इतनी बात दोस्तों आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, अपने अगले सवाल पर आइए। अगला दे रहा है नागमिस। जी हां दोस्तों, नागमिस नामक भाषा का विकास किस जनजाति ने किया था? तो याद रखेगा इसका विकास नागा जनजाति के लोगों ने किया, ठीक है। नागमिस याद रखेगा, नागमिस का संबंध नागा जनजाति से है, इसे आप याद रखेंगे। और जो नागा जनजाति है, ये जो नागमिस आप पढ़े, नागमिस क्या है? तो याद रखेगा नागा बोली और असम का मिश्रण है, ठीक है। नागमिस जो दोस्तों यह नागा बोली प्लस असमिया बोली, ठीक है। असमिया, असम के लोग असमिया भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। असमिया बोली का मिश्रण है दोस्तों, उसी को हम नागमिस कहते हैं, ठीक है। तो एक नई भाषा पैदा हो गई, दो बोलियों के मिक्स होने की वजह से यह भाषा नागाओं के द्वारा बोली जाती है। नागा ज्यादातर दोस्तों नागालैंड में निवास स्थान है, इसीलिए नागाओं की भूमि को नागालैंड कहा जाता है, ठीक है। नागालैंड की राजधानी कहां पर है? कोहिमा राजधानी है। करेक्ट। कौन सी जनजाति मिथन नामक त्योहार मनाती? कहीं पे दोस्तों मिथन लिखा हुआ था और कहीं कहीं पे मिथुन लिखा हुआ है, तो दोनों याद रखेगा। क्या पता परीक्षा में मिथन न देकर के मिथुन दे दे। तो कौन सी जनजाति मिथुन नामक त्योहार मनाती है? याद रखेंगे यह नागा जनजाति का ही त्योहार है, ठीक है। किसका त्योहार है? यह नागा जनजाति का ही त्योहार है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। नागा जनजाति के दो प्रमुख त्योहार हैं, एक तो दोस्तों ये मिथन याद रखेगा, मिथन या मिथुन, ठीक है, मिथुन। और दूसरा याद रखेगा हार्नबिल, ठीक है, हार्नबिल, ठीक है, हार्नबिल। ये दोनों त्योहार आपसे परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो दोनों आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट है। ये नागा जनजातियों के द्वारा मनाए जाने वाले त्योहार हैं, ठीक है। हार्नबिल त्योहार परीक्षा में खूब आया हुआ है, इसलिए ध्यान देंगे। करा नागा जनजाति मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाई जाती है? जैसा कि मैंने पहले बताया कि नागा नाम से ही नागालैंड है दोस्तों, तो इस वजह से आप नागालैंड याद रखेगा, ठीक है। मुख्यतः की बात कर रहा है तो मुख्यतः मुख्य रूप से आप बताएगा नागालैंड, नागालैंड, नागालैंड। इसका नाम क्यों पड़ा दोस्तों? क्योंकि इसे नागाओं की भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नागालैंड को नागाओं की भूमि कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। एक तो याद रखेगा। इसके अलावा पूर्वोत्तर में दो राज्य और है जहां इनकी बढ़िया संख्या है। कहां कहां पे दोस्तों? कुछ नागा जनजाति दोस्तों मणिपुर में पाए जाते हैं और कुछ नागा जनजाति पास में ही अरुणाचल प्रदेश है, तो वहां भी दोस्तों नागा जनजाति पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों को आप अलग से याद रखेंगे। मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में भी नागा जनजाति पाए जाते हैं। मणिपुर की राजधानी इंफाल है और नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। साथ साथ ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। करा कि गद्दी लोग, गद्दी के बारे में पीछे बता चुका हूं। गद्दी लोग कहां के निवासी हैं दोस्तों? तो पीछे ही मैंने आपको बताया था हिमाचल प्रदेश के निवासी। कहां के निवासी हैं? हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं गद्दी जनजाति, याद रखेंगे। और साथ ही साथ ये भी बताया था कि यहाँ की जो जनजाति है यह बहुपतित्व प्रथा को मानती है, बहुपतित्व प्रथा को दोस्तों मानती है। यानी यहाँ की महिलाएं जो है इनके कई सारे पति होते हैं और हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं, ये आप याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश में कहां पर दोस्तों? कभी इसके अंदर पूछ दे तो बताइएगा धौलाधर श्रेणी, ठीक है। कौन सी श्रेणी? धौलाधर श्रेणी के आसपास दोस्तों इनका निवास स्थान है। यहाँ पे ज्यादातर जो जनजातियां वो गद्दी जनजाति के लोग निवास करते हैं, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़िए। करा मातृवंशीय परंपरा, ध्यान दीजिएगा। मातृवंशीय परंपरा किन जनजातियों में आज भी पाई जाती है? जी हाँ दोस्तों, मातृवंशीय परंपरा मतलब यहाँ मातृसत्तात्मक व्यवस्था की बात कर रहा है, ठीक है। किसकी बात कर रहा है? सत्तात्मक व्यवस्था, ठीक है, या फिर मातृ प्रधान व्यवस्था, ठीक है। क्या इसका तात्पर्य है? मातृ प्रधान, यानी जहां महिलाएं क्या होती हैं? घर की मुखिया होती हैं। किस जनजाति में ऐसा देखने को मिलता है? तो कई सारी जनजातियों में मिलता है, खास करके गारो जनजाति में मिलता है, उसके बाद खासी जनजाति में मिलता है, उसके बाद नायर जनजाति में मिलता है, गारो, खासी, नायर, ठीक है। ये तीन जनजातियों में इस तरह की परंपरा देखी जाती है। गारो खासी तो पूर्वोत्तर भारत में देखे जाते हैं, ठीक है। गारो खासी कहां दोस्तों? गारो और खासी ये दोनों ही पूर्वोत्तर भारत के हैं, जबकि नायर जो दोस्तों यह केरल की जनजाति है, ठीक है। हो सकता है परीक्षा में पूछ दे कि भैया नायर जो है किस राज्य की जनजाति है।
अब आपको नहीं बताया गया होगा तो आप कैसे बताएं? जैसे गद्दी पूछ दिया, गद्दी कहाँ की जनजाति है तो पता होना चाहिए। गद्दी धौलाधर श्रेणी में रहती है हिमाचल प्रदेश में, जौनसारी उत्तराखंड में रहती है, भोटिया उत्तराखंड और सिक्किम में रहती है, टोडा तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत के पास रहती है, बोडो जो है दोस्तों असम की जनजाति है, नागालैंड की जनजाति नागा है, ठीक है, इस तरह से पता होना चाहिए। उसी तरह से केरल की जो जनजाति उसका नाम नायर है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। तो एकदम सब कुछ आपके जबान पे होना चाहिए। करा किस जनजाति में पुरुषों को अपने विवाह में नरमुंड की माला पहनकर दोस्तों अपना शक्ति प्रदर्शन करना पड़ता है, ठीक है। ये नागा जनजाति में आज भी इस तरह का है, ठीक है। पुरुष विवाह के समय, ठीक है, पुरुष विवाह के समय क्या करते हैं दोस्तों, अपने गले में नरमुंड की माला पहनते हैं। नरमुंडों की संख्या जितना ज्यादा होता है पुरुष उतना ही शक्तिशाली माना जाता है। तो याद रखेंगे किस कारण ऐसा होता है, कारण क्या दोस्तों, तो शक्ति प्रदर्शन के लिए ये आवश्यक है, ठीक है। शक्ति प्रदर्शन के लिए ये नरमुंड की माला जो है धारण करते हैं नागा लोग, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। विवाह के समय इस तरह की रीति है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल करा बुक्सा जनजाति, ये जनजाति आपने अभी नहीं सुना जबकि इंपॉर्टेंट भी है। पूछ रहा है कि बुक्सा जनजाति ये किस प्रकार के विवाह का प्रचलन है यहाँ पर, ठीक है। तो याद रखिएगा पहले कहां पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका निवास स्थान दोस्तों जानना जरूरी है, ठीक है, निवास स्थान। तो बुक्सा जनजाति जो दोस्तों याद रखेंगे इसका निवास स्थान उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश है दोस्तों इसका निवास स्थान। अगला पूछ रहा है कि किस तरह के विवाह का प्रचलन यहाँ पे, तो दो विवाह है, एक अनुलोम विवाह होता है, एक अनुलोम विवाह होता है, दूसरा प्रतिलोम विवाह होता है। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह, ठीक है। अनुलोम विवाह प्रतिलोम विवाह में अंतर क्या है, तो याद रखिएगा जब मेल पुरुष क्या हो उच्च वर्ण का हो और फीमेल जो है दोस्तों निम्न वर्ण की हो तब उसे अनुलोम कहा जाता है। और इस केस में क्या होता है, मेल पुरुष अगर निम्न वर्ण का हो और फीमेल जो है उच्च वर्ण की होती तब उसे प्रतिलोम विवाह का दर्जा दिया जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ऊपर का मतलब उच्च वर्ण और नीचे का मतलब निम्न वर्ण, ठीक है, कुल से बिलोंग करते हो। तो इस तरह से दोस्तों जो शादी के भेद होते हैं दो प्रकार से होते हैं, अनुलोम और प्रतिलोम, ठीक है। उत्तर वैदिक कालीन व्यवस्था में भी दोस्तों इस तरह के विवाह के दो प्रकार देखे गए थे। उत्तर वैदिक काल में तो विवाह के और भी प्रकार आ गए थे, ऋग वैदिक काल में इस तरह की व्यवस्था देखने को मिलती है, ठीक है। एक चीज और याद रखेंगे, हम जो आज 452 नंबर का लेक्चर कवर कर रहे हैं, कैसे हम 452 तक पहुंचे हैं ये आपको जानना जरूरी है दोस्तों। इसी सीरीज में अगर 1 नंबर से लेके 45 नंबर तक की आप क्लास देख लेते हैं तो समझिए आज जिस तरह से बेहतरीन सवालों पे हम चर्चा कर रहे हैं ना, इसी तरह से पूरी प्राचीन इतिहास में आपको पढ़ा के समाप्त कर दिया हूं। क्या आपकी इच्छा नहीं करती कि हम एक बार देखें कि प्राचीन इतिहास में मुझे हर टॉपिक तैयार है कि नहीं? और 45 लेक्चर बहुत बड़े नहीं है। मेरा लेक्चर जो अभी आपको दिया जा रहा है ये ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे के आसपास का है, 26 से लेकर 35 मिनट, यानी आधे घंटे से 5 मिनट कम या आधे घंटे से 5 मिनट ज्यादा, ठीक है। रफ्तार दोस्तों ये 30 सवाल डिस्कस करता हूं, सब कुछ लिखने के साथ साथ भी दोस्तों मेरा टाइम हो ही जाता है, ठीक है। तो आधे घंटे आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। सोचिए अगर 45 लेक्चर है तो 20-22 घंटे का मामला है। 20-22 घंटे का समय अगर आपने दिया तो 45 लेक्चर में 30 सवाल के हिसाब से आप जोड़ लीजिए, करीब 1300-1400 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो आप जुड़िए, साथ में पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि कितना बेहतरीन ये क्लास चली है। इसी तरह से 46 नंबर से लेकर 91 नंबर तक का वीडियोस देखेंगे तो मध्यकालीन भारत का इतिहास तैयार हो जाएगा। 92 से लेकर 150 लेक्चर तक देखेंगे तो याद रखिएगा प्राचीन भारत का इतिहास तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 151 से लेकर 230 तक आप वीडियो देखेंगे तो पूरा संविधान मैंने आपको पढ़ा दिया। इसी तरह से 231 से लेकर 330 तक वीडियो देखेंगे तो पूरे 100 लेक्चर में आपको मैंने विश्व का भूगोल पढ़ा दिया। वर्ल्ड ज्योग्राफी भाई, विश्व का भूगोल 100 लेक्चर में आप पढ़ाया। और अब दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी पे आए, 331 नंबर से पढ़ते पढ़ते 452 तक आ गए हैं और इस आधार पे आज 122 नंबर का लेक्चर अटेंड कर रहे हैं और अभी चलेगा। लेकिन ये भी मैं बता दूं 125 पे दोस्तों हम इस इंडियन ज्योग्राफी का द इंड करने वाले हैं, ये एकदम प्लान आ गया है, ठीक है। 125 पे द इंड हो जाएगा, यानी 455 नंबर तक हम वीडियो अटेंड करेंगे, ठीक है। और सब कुछ, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिस पे चर्चा नहीं किया गया। 125 लेक्चर मायने रखता है, इस तरह से अपनी क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने अगले सवाल को देखते हैं। अगला दे रहा है कि किस जनजाति का संबंध जो है यह पतवार राजपूत घराने से। जी हां दोस्तों, पतवार राजपूत घराने से किस जनजाति का संबंध है, ऐसे पूछ दिया सवाल तो क्या उत्तर होगा दोस्तों? याद रखेंगे आपने पीछे पढ़ा था बुक्सा जनजाति, याद आया आपको? बुक्सा जनजाति मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है। बुक्सा कहां पाई जाती है? एक तो उत्तर प्रदेश में जनजाति पाई जाती है, दूसरा उत्तराखंड में जनजाति पाई जाती है,
ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। ये पतवार राजपूत घराने से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों इसका निवास स्थान कहां है, तो याद रखेगा बिजनौर जिला उत्तर प्रदेश, ठीक है। कौन सा जिला, बिजनौर जिला जो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, बिजनौर जिला उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहां पर दोस्तों ये बुक्सा जनजाति पाई जाती है स्पेशली, ठीक है, बुक्सा जनजाति का निवास स्थल है। इसे भी दोस्तों आप याद रखेंगे, हो ना हो परीक्षा में पूछ लिया जाता है, कई बार आता है, ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे दिमाग में। आगे बढ़िए अपने अगले सवाल पर। अगला दे रहा है संयुक्त परिवार की प्रथा। कैसी प्रथा, संयुक्त परिवार की जो प्रथा है वो अभी किस जनजाति में दोस्तों देखने को मिलता है, संयुक्त परिवार की प्रथा, जहां अभी भी दोस्तों एक साथ सब लोग रहते हैं। तो अब इस तरह की प्रथा बहुत कम हो गई है, कुछ ही जनजातियों में देखने को मिलता है, जिसमें एक थारू जनजाति है और एक मीणा जनजाति है, ठीक है, थारू और मीणा, ठीक है। कुछ ही जनजाति हैं दोस्तों जिसमें संयुक्त परिवार है, ठीक है, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ फूफा, सब लोग दोस्तों एक ही कुल में रहते हैं, एक ही साथ रहते हैं, ठीक है। इस तरह से दोस्तों यहाँ व्यवस्था देखने को मिलती है। करेक्ट, कौन सी जनजाति झूमिंग खेती करती है। झूमिंग खेती दोस्तों किसे कहते हैं, इसे कर्तन दहन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कर्तन दहन, ठीक है, कर्तन दहन, कर्तन माने काटना, दहन माने जलाना। झूमिंग खेती में होता क्या है, पहले जंगलों को साफ किया जाता है और जंगलों के वृक्षों को काट करके सफाई किया जाता है, जला दिया जाता है, फिर वहां खेती किया जाता है। इसी को झूमिंग खेती कहते हैं। आज भी पूर्वोत्तर भारत में झूमिंग खेती बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, जिसे खास करके नागा एवं खासी जनजाति के लोग करते हैं, ठीक है। नागा एवं खासी जनजाति के लोग दोस्तों अत्यधिक क्या करते हैं, ये झूमिंग खेती करते हैं, जो कि पर्यावरण के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। सिंपल सी बात है, जंगलों की कटाई कहां फायदेमंद होगा, वृक्षों को काटना कितना फायदेमंद है आप बताओ, और उसको जला देना तो पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। इस वजह से इस पर अब रोक लगाने के ऊपर सरकार विचार कर रही है, बहुत हद तक रोक भी लग चुका है, यह भी ध्यान में रखेंगे। कौन सी जनजाति पहाड़ी खेती करती है। पहाड़ी खेती का सीधा सीधा मतलब क्या दोस्तों, पहाड़ी खेती का सीधा सीधा मतलब झूमिंग खेती से ही है, ये आप याद रखेंगे। चाहे इसे आप झूमिंग खेती कहिए, चाहे आप इसे कर्तन दहन का नाम दीजिए, ये आप याद रखेंगे। और पूर्वोत्तर भारत में इस तरह की खेती दोस्तों ज्यादा प्रचलित है, ये आप याद रखेंगे। लेकिन पूर्वोत्तर भारत वाला मैंने आपको बता ही दिया कि पूर्वोत्तर भारत में अगर देखा जाए, अब हर प्रश्न का एक समान उत्तर देना भी ठीक नहीं है, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत में मैंने आपको क्या बताया कि दो चीज याद रखेंगे, एक तो नागा जनजाति, दूसरा दोस्तों खासी जनजाति। ये दोनों जो है इस तरह की खेती में ज्यादा लगी है। लेकिन इसके अलावा अगर आपसे परीक्षा में पूछ दे तो बताइएगा बैगा जनजाति। बैगा जो जनजाति दोस्तों ये खास करके छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में दोस्तों पाई जाती है, ठीक है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, तो ये आप यहां याद रखेंगे, यहां पाई जाती है। साथ ही साथ गोंड, जी हां दोस्तों गोंड, ठीक है। गोंड को तो आपको पता होगा भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों, सबसे बड़ी जनजाति है। यह भी दोस्तों क्या करती है, इस तरह की खेती में यह भी लिप्त मिलती है। और गारो तो आप जान ही रहे हैं, गारो को भी नोट कर लीजिए। आप खासी नोट किए हैं तो खासी के साथ साथ गारो खासी दोनों नोट करिए, ठीक है। पहाड़ी भी इसी नाम से, गारो खासी जयंतिया, 3 पहाड़ियां हैं, जबकि जयंतिया कोई जनजाति नहीं है, गारो और खासी जनजाति के रूप में जाने जाते हैं। तो गारो खासी मैंने पहले लिख दिया, एक और लिखिएगा दोस्तों अलग से, ठीक है, वो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। अपतानी, ये दोस्तों कहां की जनजाति है, यह अरुणाचल की जनजाति है, ठीक है। और जो क्या करती दोस्तों, जो पहाड़ी खेती करती है, इस तरह से इसे भी याद रखेंगे। तो नहीं पता कि क्या, अच्छा बैगा जो आपने छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश लिखा, इसमें झारखंड भी लिख सकते हैं, ठीक है, वहां भी कुछ मात्रा में बैगा जनजाति पाई जाती है, तो यह ध्यान में रखेंगे। पशुपालक जनजातियों में मुख्यतः कौन सी जनजाति आती, खेती तो अपनी जगह है, वह जनजाति बताइए जो पशुपालन का कार्य करती है, केवल उस जनजाति का नाम भर बता दीजिए। तो याद रखिएगा, एक पीछे मैंने बताया था बकरावल, ठीक है, बकरावल जनजाति, ठीक है, पीछे मैंने बताया था बकरावल जनजाति, ठीक है। ये जो बकरावल जनजाति है पशु पालन से संबंधित है, खाना बदोश जीवन जीती है, जम्मू कश्मीर की जनजाति है, ठीक है। इसके बारे में क्या याद रखेंगे, अगर इसके निवास स्थान की बात करेंगे, तो याद रखेगा ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। और यह कैसा जीवन जीती है, यह खाना बदोश जीवन जीती है, ठीक है। तो आज पशु यहां चर रहे हैं, जब उनका चरवाहा का स्थान खत्म हो जाता है तो कहीं और चले जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक और याद रखेगा दोस्तों, ये तो 1 नंबर हो गया। 2 नंबर पे आप याद रख सकते हैं टोडा जनजाति। जी हां, ये जो टोडा जनजाति आप देखते हैं, यह भी पशुपालन में माहिर है। टोडा जनजाति दोस्तों कहां पाई जाती है, यह नीलगिरी तमिलनाडु में पाई जाती है, ठीक है।
नीलगिरी पर्वत जो तमिलनाडु में स्थित है, ये वहां पाई जाती टोडा जनजाति। और एक तीसरी जनजाति नोट कीजिएगा, गद्दी जनजाति जो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, वह भी दोस्तों क्या करती है, गद्दी जनजाति जो हिमाचल में पाई जाती है वह भी दोस्तों पशुपालन करती है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। हिमाचल में पाई जाती है, यह भी पशुपालक जनजातियां हैं जो पशुपालन का कार्य भी करती हैं, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत वाली ज्यादातर जनजातियां और मध्य भारत वाली जो हैं वो आपके कृषि से संबंधित हैं, और बाकी जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहती हैं पूर्वोत्तर को छोड़ करके, वो सभी दोस्तों पशुपालन करती हैं। सोमपेन जनजाति का नाम आपने बहुत अच्छे सुना होगा। सोमपेन जनजाति जो है दोस्तों ये अंडमान निकोबार में पाई जाती है। कहां? अंडमान निकोबार में पाई जाती है। और यहाँ कई सारी जनजातियां पाई जाती हैं, जिसमें एक नाम तो सोमपेन है, आगे लिखेगा दोस्तों यहीं पर जारवा जनजाति पाई जाती है। सुना है ना, जारवा का नाम सुना होगा, सोमपेन का नाम सुना होगा, और एक नाम सुना होगा, क्या नाम है उसका, अरे कौन सा, सेंटलीज, ठीक है, सेंटलीज, उसका भी नाम याद रखेगा, सेंटलीज जनजाति, ठीक है। तो ये सब जो जनजातियां दोस्तों ये अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं, ठीक है। सोमपेन जनजाति, तो इसको आप याद रखेंगे, सेंटलीज ही है ना, सेंटलीज, ठीक है, सेंटलीज याद रखेंगे। तो ये सब जनजातियां हैं जो कहां पाई जाती हैं, ये खास करके अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं। औज जनजाति भी देखिए वहीं पाई जाती है, ठीक है। औज जनजाति के लोग भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में रहते हैं? औज जनजाति, जनजाति का नाम क्या? औज, याद रखेगा ये भी अंडमान निकोबार की जनजाति है। दिमाग से उतर गया था, आ गया तो याद आ गया, ठीक है। अंडमान निकोबार की जनजाति है। और अंडमान निकोबार मैंने और क्या बताया, यहाँ की जो मूल जनजाति दोस्तों, मूल जनजाति वो जारवा को मानते हैं, प्लस सोमपेन जनजाति याद रखेगा, प्लस सेंटलीज जनजाति याद रखेगा, सेंटलीज जनजाति याद रखेगा, ठीक है। ये सब जो जनजातियां भी अंडमान की जनजातियां हैं, प्लस औज जनजाति भी आप याद रखेंगे, यह भी अंडमान की जनजाति है। आगे कह रहा है भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन सी? आद्य मतलब होता है पुराना, ठीक है। सर्वाधिक पुरानी जनजाति के बारे में आपसे पूछ रहा कि बताइए भारत की सबसे पुरानी जनजाति दोस्तों इसमें कौन सी गिनते हैं? तो सबसे पुरानी जारवा को गिनते हैं, ठीक है। पीछे देखिए मैंने बताया कि जारवा जो मूल थे, ठीक है, तो जारवा यह आद्य जनजाति के रूप में दोस्तों जानी जाती है। लेकिन ये जो जारवा जनजाति है यह कहां लोग निवास करते हैं? तो याद रखेगा अंडमान निकोबार। कहां पे दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, निकोबार द्वीप समूह जो है, ठीक है, यहीं पर दोस्तों ये जनजाति निवास करती है। ये भी आप याद रखेंगे, जारवा जनजाति, ठीक है। चलिए और आगे आ जाइए। अगला दे रहा है उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी? कहां की? उत्तर प्रदेश की नहीं दोस्तों, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति दोस्तों कौन सी है? तो याद रखेगा थारू और जौनसारी, ठीक है। थारू सबसे बड़ी जनजाति एक नंबर पे, 2 नंबर पे लिखिएगा जौनसारी जनजाति। थारू और जौनसारी जनजाति ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश जब नहीं उत्तराखंड अलग हुआ था, ठीक है, उस समय दोस्तों उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक थी, लेकिन अलग होने के बाद से यह आंकड़ा वहां उत्तराखंड में चला गया। कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? लोहासुर याद रखेंगे, इनके पास लोहा पिघलाने की कला है। ये जो जनजाति है इनके पास लोहा पिघलाने की अद्भुत कला, ठीक है, लोहा पिघलाने की अद्भुत कला इनके पास है। इसी वजह से दोस्तों ये लोहासुर को अपना क्या मानते हैं? देवता मानते हैं। कौन सी जनजाति की हम बात कर रहे हैं? ये हम अगरिया जनजाति की बात कर रहे हैं। कौन सी जनजाति? अगरिया जनजाति। जी हाँ दोस्तों, अगरिया जनजाति लोहासुर को देवता मानती है। और एक चीज और याद रखेगा, ये रात में भट्टी जलाते हैं, ठीक है, जो लोहा पिघलाने के लिए इनकी खासियत है, ठीक है, याद रखेंगे। ये जनजाति रात को ही अपना भट्टी जलाती है, ठीक है, रात को ही अपना भट्टी जलाती है, ठीक है। सारा काम दोस्तों इनका रात में होता है, ये भी याद रखेगा। दिन में सूर्य जो है दोस्तों, सूर्य को अपना शत्रु मानते हैं, ठीक है। ये सूर्य को अपना शत्रु मानते हैं, सर ये कहां मिल जाएगी इस तरह की जनजाति? आपको झारखंड में मिल जाएगी, आपको छत्तीसगढ़ में मिल जाएगी, आपको जो है झारखंड में मिल जाएगी, छत्तीसगढ़ में मिल जाएगी, झारखंड है तो थोड़ा बहुत बिहार में मिल जाएगी, छत्तीसगढ़ है तो थोड़ा बहुत जो है मध्य प्रदेश में मिल जाएगी। ये सब जनजातियां यहां मिलती। अगरिया जनजाति की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, लोहासुर को अपना देवता मानती है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए खास सवाल ही है। कर संथालों में संथाल जनजाति, ठीक है,
संथाल जनजाति की बात करें दोस्तों, करें संथाल में विवाह का सबसे सामान्य रूप दोस्तों कौन सा देखा जाता है? संथाल जनजाति में विवाह का जो सबसे सामान्य रूप है उसको हम कहते हैं बुपला। क्या कहते हैं? बुपला। ये बुपला क्या होता है दोस्तों? बुपला का मतलब होता है सदा विवाह। सदा विवाह यानी सगाई, ठीक है। बुपला को हम क्या कहते हैं? सदा विवाह, ठीक है। सदाए विवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सदाए, ठीक है। सदाए विवाह, और इसका तात्पर्य होता है सगाई, ठीक है। यह संथालों में विवाह का एक सामान्य रूप है। जो लोग जानते हैं इसको याद रखेंगे, परीक्षा में यह भी पूछ लिया जाता है। अगला सवाल करा कि कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति दोस्तों कौन सी है? तो इसका नाम ही दोस्तों कैथा है। कत्था बनाने वाली जनजाति जो है वह कौन सी है? उस जनजाति का नाम ही है कैथा जनजाति, ठीक है। कत्था बनाने वाली जनजाति का नाम भी इसी से पड़ गया, कैथा या फिर खैरवार। याद रखेगा, कई लोग कैथा बोलते हैं और कई लोग इसे खरवार बोलते हैं, ठीक है। तो आपकी परीक्षा में देख लीजिएगा कैथा दे रहा है या खैरवार दे रहा है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। कहां पाई जाती खैरवार जनजाति? एक चीज और याद रखेगा, खैरवार जनजाति स्वयं को राजपूत मानती है, ठीक है। बनाती कत्था है और स्वयं की उत्पत्ति जो है दोस्तों ये किससे मानती है? ये राजपूतों से उत्पत्ति मानती है कहां पे दोस्तों? पुनः याद रखेगा, वही झारखंड। झारखंड की बात आएगी तो बिहार लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। छत्तीसगढ़ की बात आएगी तो मध्य प्रदेश लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। छत्तीसगढ़ की बात आएगी तो साथ ही साथ मध्य प्रदेश लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये खैरवार जनजातियां हैं, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं, कुछ और सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल दे रहा है कोरवा जनजाति। कोरवा लिखिए या कोरबा लिखिए, कहीं कहीं पे कोरवा लिखा रहता है और कहीं कहीं पे कोरबा लिखा रहता है, कोरबा, ठीक है। ये दोस्तों कोरबा नामक एक जगह भी दोस्तों है छत्तीसगढ़ में। तो ये जनजाति जो दोस्तों कहां से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से संबंधित है, भी याद रखेंगे। करेक्ट। कोरबा जनजाति का मुख्य त्योहार दोस्तों कौन सा त्योहार मनाती कोरबा जनजाति? तो छत्तीसगढ़ के लोग खास करके कर्मा त्योहार मनाते। कौन सा? कर्मा त्योहार, ठीक है। कर्मा त्योहार मनाते हैं। इसी तरह से देव उठानी त्योहार मनाते हैं। देव उठानी, कर्मा त्योहार, देव उठानी त्योहार, दशहरा, दिवाली भी ये लोग मनाते हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप उनके यहाँ का पढ़िए। उनके यहाँ का एक त्योहार है पोला त्योहार। परीक्षा में आता है कि बताइए पोला त्योहार कहाँ मनाया जाता है या छरहरा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? छरहरा, ठीक है। पोला त्योहार या फिर छरहरा, ठीक है। थोड़ा नाम आपको अटपटा लग रहा होगा, उससे मत घबराइएगा, लेकिन इस तरह से आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये सभी त्योहार छत्तीसगढ़ में। एक त्योहार और लिखिएगा हरेली त्योहार। कौन सा? हरेली त्योहार। ये सभी त्योहार फिर से याद रखिए, कर्मा त्योहार, देवउठानी त्योहार, हरेली त्योहार, छरहरा त्योहार और पोला त्योहार, ये सभी त्योहार छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं, यह ध्यान रखेंगे। सर्प पूजा, जी हाँ दोस्तों, सर्प पूजा, ठीक है। यह किस जनजाति में दोस्तों प्रचलित है? बताइए कौन सी जनजाति के लोग सांप की पूजा करते हैं? तो याद रखिएगा कोरवा जनजाति, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ वाली जो कोरवा जनजाति है, यही दोस्तों क्या करते हैं? सांप की पूजा करते हैं लोग, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ से ही संबंधित जनजाति है, ठीक है, जो किसकी पूजा करते हैं? सांप की पूजा करते हैं। करा चकमा जनजाति, आपने नाम सुना होगा, चकमा जनजाति। करा यह किस देश के शरणार्थी हैं दोस्तों? तो यह बांग्लादेश से आकर के दोस्तों भारत में आ गए, ठीक है। बांग्लादेश, ठीक है। मूलतः ये कहां के शरणार्थी हैं? बांग्लादेश के हैं। चकमा जनजाति नाम है और वहां से, अच्छा बांग्लादेश में कहां रहते थे दोस्तों? याद रखेंगे चटगांव पहाड़ी का नाम सुना आपने? चटगांव पहाड़ी, सूर्यसेन वाला इलाका, ठीक है, वहीं लूट किया था, ठीक है। तो याद रखेगा ये जनजाति आ गई भारत में और अब कहां रहती है? ये जनजाति अब आ करके शरणार्थी के रूप में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में रहना शुरू कर दिए, ठीक है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में यह जनजाति दोस्तों रहती है। यह भी आप जो है ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चकमा जनजाति की बात हो रही है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए और आगे देखते हैं। हो गया क्या? 30 सवाल, बड़ा तेजी से हो गया, ठीक है। तो काफी आनंद आया होगा। इस तरह से सीरियस मोड वाली क्लासें रहती है, गंभीर होके ये क्लास को देखिए। आप चाहे कहीं ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, चाहे हमारे यहाँ चाहे कहीं और पर, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप वीडियो सीरीज जरूर देखिए। और ये जो 452 लेक्चर है इतना ज्यादा हो गया, इसके लिए परेशान मत होइए, आप सब्जेक्ट वाइज पढ़िए ना। अगर आपको कभी रिवीजन करना हो संविधान का तो आप आइए, ज्यादा नहीं 80 लेक्चर में संविधान पढ़ाया गया, अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, वहां जाके रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने से फायदा आपका ही होगा। अच्छा बताइए, आपने आज ये वीडियो देखा, क्या आपको फायदा नहीं हुआ? क्या यहां से सवाल नहीं बनता है?
अरे परीक्षा में जो सवाल बनेगा उसके और हमारे सवाल में अंतर सिर्फ इतना है कि वहां 4 ऑप्शन मिलेगा, हम आपको ऑप्शन नहीं देते। लेकिन एक बात की समानता भी है, वहां भी सही उत्तर लिखा होगा और यहां भी सही उत्तर लिखा है। भाई अगर लिखा है मान लीजिए कहीं पर कि जौनसारी जनजाति कहां पाई जाती है, मैंने आपको समझाया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मिलती है, खास करके उत्तराखंड में मिलती है, तो क्या एग्जाम में ऑप्शन बदल जाएगा? ऑप्शन में भले अंडमान निकोबार देगा, लेकिन सही उत्तर तो उत्तराखंड ही होगा ना, या टोडा जनजाति का सही उत्तर तो तमिलनाडु होगा ना, या नीलगिरी। कभी अंडमान नहीं हो जाएगा, लक्षद्वीप नहीं हो जाएगा, असम नहीं हो जाएगा। तो उत्तर की अब 3 गलत ऑप्शन मैं नहीं पढ़ाता हूं, उसके लिए आप नाराज हैं कि सर वो 3 गलत ऑप्शन जो हमारी परीक्षा में देता है वो आप नहीं लिखते हैं। तो मैं गलत ऑप्शन क्यों लिखूं? सही ऑप्शन पे चर्चा कीजिए ना, अपना फोकस सही जगह खर्च कीजिए। हाँ, गलत ऑप्शन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और एक मौका दीजिए आप हमें, हमारे साथ जीएस विषय को पढ़िए। हिंदी विषय तो आपने पढ़ के देख ही लिया, जीएस को एक बार हमारे साथ पढ़ के देखिए। और हमारा जो कोर्स है ना, इंडिविजुअल फाउंडेशन कोर्स, जो मैंने अलग अलग जीएस विषय को लेकर तैयार किया, एक बार आप उसे पढ़ के देखिए। इतनी बेहतरीन जीएस की क्लास मिलेगी। मेरा अपना मानना है कि आप एक बार जीएस पढ़ लो और इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ लो कि पहली बात क्लास में ही सारी चीज याद हो जाए, दूसरी बात परीक्षा से बाहर एक सवाल नहीं जाना चाहिए। आपकी परीक्षा में जैसा सवाल आता है हूबहू वो सारे सवाल आपको मैं अपनी क्लास में हल करा दिया हूं। ठीक है, तो आप आइए डिटेल में पढ़िए और एक बार पढ़ने के बाद विषय को भारत का कोई भी एग्जाम दीजिए, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कभी आपको डर भय नहीं लगेगा। इसलिए आप एक मौका दीजिए, एक बार जीएस का बैच पढ़ के देखिए, फिर बाद में आप खुद ही कहेंगे कि नहीं सर हमें आपका दूसरा बैच भी चाहिए। सेटिस्फैक्शन, बाहर कहीं पढ़ने से आपको सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलेगा। यही तो बात है यहाँ की। हम कम जरूर पढ़ाते हैं लेकिन क्वालिटी एजुकेशन का हमेशा ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो आप एक बार साथ दीजिए, यही आपसे निवेदन है। मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप सारी क्लास जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत हो रही है, नहीं मिल पा रहा है प्लेलिस्ट, आप व्हाट्सएप पे हमारे कनेक्ट होइए, मैसेज दीजिए कि सर हमको इस विषय को पढ़ना है, फ्री वाली क्लास, पेड वाली क्लास, आप हमें बताइए, हमारी टीम आपको खुद ही कनेक्ट देखिए, जरूरी नहीं कि आप फोन या मैसेज तभी कीजिए जब आपको कुछ खरीदना हो। आपकी कोई समस्या है, कोई दुविधा है, तो भी आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा नया एप्लीकेशन है, बीच में फोटो लगी होगी, पहचान है, आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से और इसी पे सारी क्लास जो है चलती है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।